मदरसा जदीदकारी तालीमी मंसूबे के तहत काम करने वाले 50,000 टीचरों को आम बजट से काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट एलोकेशन को लेकर अच्छे दिनों की उम्मीद पीछे छूटती नजर आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे। साल 2021 के बजट में मुल्क की 16 रियासतों में चल रहे मदरसा जदीदकारी तालीमी मंसूबे को वजारत अक़लियती उमूर के बजट में शामिल कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 30,000 और पूरे मुल्क से लगभग 50,000 असातिज़ा इस मंसूबे के तहत मदारिस में तालीम हासिल करने वाले तलबा को जदीद तालीम जैसे रियाजी, अंग्रेजी और समाजी साइंस जैसे मज़ामीन की तालीम देते हैं। 2020-21 के लिए इस मंसूबे के बजट में तखफीफ करते हुए उसे 174 करोड़ रुपए रखा गया है। गुज़श्ता साल इनका बजट 220 करोड़ था। बजट में कमी के बाद इन असातिज़ा की तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। ये विश्वास जता रहे थे कि ये बजट पिछले साल की अपेक्षा बढ़िया बजट होगा। पिछले साल सरकार के द्वारा 220 करोड़ रुपया मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत दिया गया था, लेकिन इस बार सरकार के द्वारा बजट में कुल 46 करोड़ रुपए की कटौती के साथ 220 करोड़ के बजाय सिर्फ 174 करोड़ का बजट पेश किया गया। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए कोरोना महामारी के बाद कितना बड़ा संकट के दौर में छोड़ने का शिकंजा कस लिया है। हम इसका निंदा करते हैं। हमें इस बजट से बहुत सारी आशाएं थी, लेकिन सरकार द्वारा जारी बजट में केवल 174 करोड़ का ही प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही कम है। और हमें अपने लिए जिस बजट की आशा थी लगभग 900 करोड़ से ऊपर हमें चाहिए था, जो कि बहुत कम है। भारत सरकार का जो बजट मदरसा आधुनिकीकरण का जारी हुआ है वो 174 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल के बजट से भी कम है। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का पहले से ही कई सालों से बकाया वेतन चल रहा है और अब ये बजट कम होने से मदरसा शिक्षकों के सामने और भी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। कई वर्षों से लगभग 4.5 सालों से हमारा मानदेय नहीं मिला है। सरकार ने 174 करोड़ रुपया पास किया है। इस 174 करोड़ ये बहुत कम है, ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। हम लोग इस बजट से काफ़ी आशाएं लगाए बैठे थे कि सरकार इस बार हमें कोई बड़ा तोहफा देने वाली है, लेकिन सरकार ने 174 करोड़ रुपए का जो बजट दिया बहुत ही कम है। लगभग 900 करोड़ रुपए का बजट होता तो हमारा जितना बकाया मानदेय है वो मिल सकता था। भारत सरकार ने जो मौजूदा बजट प्रस्तुत किया है उसमें मदरसा आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 174 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के ही अकेले मदरसा शिक्षकों का 1000 करोड़ रुपया बकाया है और हर साल सिर्फ उत्तर प्रदेश के टीचरों के लिए 266 करोड़ रुपये बजट की ज़रूरत है और पूरे भारत का करीब 2000 करोड़ रुपये मानदेय बकाया है। 4 साल से मदरसा टीचरों को केंद्रांश मानदेय नहीं मिला। शिक्षकों की हालत बहुत ख़राब है। ऐसे में इतने बजट से मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को राहत नहीं मिलेगी। मदरसा शिक्षकों का बकाया मानदेय भुगतान नहीं हो पाएगा। गुज़श्ता 6 सालों में वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल के तहत मंसूबे के बजट को अगर देखा जाए तो साल 2013-14 में बजट लगभग 300 करोड़ था। 2014-15 में बजट 120 करोड़ कर दिया गया। कई वर्षों तक बजट 120 करोड़ पर ही टिका रहा। साल 2019 में भी बजट 120 करोड़ था, जिसमें से सिर्फ 70 करोड़ रुपए का ही इस्तेमाल हुआ और अब 46 करोड़ की तखफीफ की गई है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश से जुड़े रुकन पार्लिमान हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। देखिए, जो बजट कम होने की बात आप पूछ रहे हैं, सही मायनों में ये मौजूदा सरकार की नीयत जाहिर करती है कि सरकार जो नारे देती है, जो वादे करती है, सबका साथ सबका विकास, वो खोखले साबित होते हैं। इसी बात से अल्पसंख्यक के लोगों को बहुत ज़्यादा पैकेज की ज़रूरत थी, लेकिन ये मौजूदा सरकार ने जो पिछला बजट हुआ करता था 220 करोड़ रुपए का, उससे घटाकर 174-75 करोड़ रुपए कर दिया। तो इससे ये अंदाज़ा हो गया कि अल्पसंख्यक के साथ ये क्या रवैया रखना चाहते हैं। ये
दिखाने के दांत और हैं, खाने के दांत और है इस सरकार के। गुज़श्ता 2 वर्षों में मंसूबे के फंडिंग के ज़वाबित में तब्दीली आई है। पहले 100% मरकजी मंसूबे में अब रियासतों की 40% हिस्सेदारी है। ऐसे में रियासतों की हिस्सेदारी को जोड़ने के बाद कुल बजट 240 करोड़ रुपए होता है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश के असातिज़ा के लिए ही 265 करोड़ रुपए की हर साल जरूरत है। इसका साफ मतलब ये है कि बजट को लेकर इन टीचरों की मुश्किलात रवां साल कम होने वाली नहीं है। स्कीम का अलमिया यह है, कभी भी ज़रूरत के हिसाब से बजट नहीं मिला, यूटिलाइजेशन उससे भी कम हुआ, सालों से असातिज़ा की सैलरी बकाया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, जब ये स्कीम ट्रांसफ़र हो गई है तो बकाया सैलरी कौन देगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। यूपी के 560 इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस पर योगी हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा है। इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में संगीन किस्म की माली बदनवानी और असातिज़ा के इस्तेहसाल की शिकायत मौसूल होने के बाद योगी हुकूमत इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मंसूबा बना चुकी है। इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से तमाम इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस से जवाब तलब कर लिया गया है। पेश है ये खास रिपोर्ट। योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा इस सर्कुलर ने रियासत के 500 से जायद इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। दरअसल दीनी मदारिस में पाई जाने वाली संगीन किस्म की माली बदनवानियों की शिकायत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की गई थी। वज़ीर आज़म को लिखे खत में दीनी मदारिस पर मोटी रकम लेकर तकर्री करने और मैनेजमेंट की तरफ से अपने ही रिश्तेदारों को मुलाजमत देने का इल्जाम लगाया गया। योगी हुकूमत की तरफ से जारी करदा सर्कुलर में तमाम इमदाद याफ्ता मदारिस से जवाब तलब कर लिया गया है। पूरे प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है वो पत्र। उसमें यह कहा गया है कि सभी मदरसों द्वारा सगे संबंधियों की नियुक्ति की जाती है, धनराशि लेकर के उनकी नियुक्ति की जाती है तथा टीचर्स का प्रतिमाह शोषण किया जाता है, परंतु उसमें किसी स्पेसिफिक मदरसे का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त शिकायत में यह भी मांग की गई है कि कोई ऐसा नियम बनाया जाए ताकि मदरसों में नियुक्ति की प्रक्रिया और पारदर्शी हो सके। इस संबंध में चूंकि शासन स्तर से और रजिस्ट्रार महोदय के स्तर से निर्णय किया जाना है, इसकी सूचना उन लोगों को भी प्रेषित किया जा चुका है। हुकूमत की तरफ से सर्कुलर मौसूल होने के बाद दीनी मदारिस में सख्त बेचैनी पैदा हो गई है। बेशतर दीनी मदारिस इस सर्कुलर से बेहद नाराज हैं। दीनी मदारिस के जिम्मेदारान का मौक़िफ़ है कि मदारिस में माली बदनवानियों से इनकार नहीं किया जा सकता, ताहम हुकूमत की तरफ से रियासत के तमाम दीनी मदारिस को शक के घेरे में लाना दीनी मदारिस और असातिज़ा की सख्त तौहीन है। किसी जिम्मेदार को ये पता है कि इदारों में खराबी है तो बराह रास्त उससे सवाल जवाब किया जाए तो बेहतर होगा। चाहे कि हर एक से आप पूछे कि तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तुम भी चोर हो, तो ये मेरा मानना ये है कि ये हमारे मदारिस के उलमा, हमारे मदारिस के बुजुर्गान की शान में तौहीन है, जसारत है कि हम आपसे कहें कि आप बदगुमानी कर रहे हैं। अगर हमको पता है कि हमने किया तो आप बराह रास्त हमसे पूछिए। भाई कोई ना कोई बहाना तो उनको चाहिए ना। तो जिस तरह से आसाम में हुआ है, यही सारी चीजें इसका पेशखैमा बनी थी और बाद में उसी को जवाब बना दिया गया। तो इम्कान में है कि वही सारी सूरत जो है वो यहाँ एक मरतबा में तो नहीं, लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीजें शिकायत के तौर पे कि फला की शिकायत है उस तरह से, तो इसी को बहाना बना के कोई दूसरा फैसला हो सकता है कि सरकार लेने के मूड में हो। हुकूमत ने इन तमाम असातिज़ा से हलफनामा भी तलब कर लिया है जो दीनी मदारिस में अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। हलफनामे में टीचरों को इस बात की तस्दीक करनी होगी कि इदारे की जानिब से इसको पूरी तनख्वाह मिल रही है और ये कि इसके साथ किसी तरह का इस्तेहसाल नहीं किया जा रहा है। योगी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जांच के बाद जिन मदारिस में बदनवानी की शिकायत दुरुस्त पाई गई उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। मगरबी बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के इल्जाम के बाद बीजेपी ने हुकूमत पर एक और बड़ा इल्जाम लगाया है। बीजेपी लीडर शोभिंदो अधिकारी ने कहा है कि ममता हुकूमत बांग्लादेशी इमाम मोज़नीन को भी वजीफे दे रही है। वजीफा पाने वाले इमाम मोज़नीन पर लगे बांग्लादेशी के इल्जाम पर सियासत तेज हो गई है। इमाम मोज़नीन एसोसिएशन ने हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया है। रियासती वजीर अक़लियत उमूर क़यासुद्दीन मुल्ला ने शोभिंदो अधिकारी पर हुकूमत को बदनाम करने का इल्जाम लगाते हुए उसे बेबुनियाद बताया है। প্রায় ৬,৫০০ উপর
যে আমার মিয়াম ভাতা মুয়াজ্জেম ভাতা দিচ্ছে আমার পশ্চিমবাংলার লোক, এখানে বাংলাদেশের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। তারা জন্মান্তরের পশ্চিমবাংলাবাসী, ভারতীয়, তারা ভারতবর্ষের নাগরিক। সেই নাগরিক হিসাবে আমরা তার ইমাম ভাতা মুয়াজ্জেম ভাতা দিই, কারণ তারা লেখাপড়া শিখেছে। তার বাম্মা তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে কেউ মাস্টারি করছে, কেউ ডিগ্রি পেয়েছে, এরা সেই আমাদের ধর্মীয় ডিগ্রি পেয়েছে। मध्य प्रदेश में उर्दू की खस्ताहाली को दूर करने और नई नस्ल को उर्दू जबान से हम आहंग करने को लेकर भोपाल में मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी, एमपी जमीयत उलमा और सद्भावना मंच के जिम्मेदारान की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी किए जाने, उर्दू किताबों की इशाअत और उर्दू की क्लासों को शुरू करने पर गौर किया गया। मीटिंग में जहां मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल में उर्दू सीखने के लिए क्लासों को शुरू करने का फैसला किया गया है, वहीं रियासत के स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर वज़ीर आला से मुलाकात करने का भी फैसला किया गया। पूरे मामले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की है। उर्दू में नई नस्ल की जहन साजी को लेकर, उर्दू असातिज़ा की तकर्रुरी को लेकर मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की मुश्तरका मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या तय किया गया, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है हाजी मोहम्मद हारून साहब मौजूद। हाजी साहब, जो है उर्दू को लेकर जो है क्या तय किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा, हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे प्यारी ज़ुबान है वो उर्दू है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारा मुल्क अच्छी तरह से समझता है, जानता है और उस पर अमल भी करता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों की सबकी अगर कोई एक ज़ुबान है तो वो उर्दू ज़ुबान है। ना तो सरकारी डिपार्टमेंटों में, ना स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो है तकर्रुरियाँ हो रही हैं। आज मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में 10 साल से कोई तकर्रुरी उर्दू को लेकर नहीं हुई। सबको मिलकर उर्दू के बका के लिए, उर्दू की तरक्की के लिए काम करना चाहिए, और उसके लिए ख़ास तौर पर यह ज़रूरी है कि हम उर्दू सीखने के लिए जगह जगह सेंटर कायम करें। हमने सोचा है कि फौरी तौर पर हम मौलाना बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हम उर्दू की क्लासेस हम शुरू करेंगे, उसकी पब्लिसिटी करेंगे, ताकि यहाँ के जो बिरादरान वतन हैं, जो आला ओहदों पर मेरी जो मालूमात होती है, जो मुझसे राब्ता करते हैं, ऐसा पता चलता है कि उनको भी उर्दू सीखने का बहुत शौक है। अभी फिलहाल मौलाना बरकतुल्लाह का जो बरकतुल्लाह स्कूल है, टीएम कॉन्वेंट स्कूल है, और जमीयत उलमा के दफ्तर में हम उर्दू क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह उसके अच्छे नताइज बरामद होंगे। हम देखते हैं कि एक नई पहल की जा रही है मध्य प्रदेश में, जिसको भोपाल से शुरू किया जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो 52 जिले वहाँ पर ले जाने की कोशिश है कि जहन साजी की जाए, नई नस्ल तक ज़बान को पहुँचाया जाए, ताकि उर्दू का जो कारवां है वो आगे बढ़ सके। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। हर उम्र के मानसिक और शारीरिक तौर से मसरूफ के चैनल नंबर 318 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए, या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए, और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर
जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा ने मुतालबा किया है कि गुज़िश्ता अहद की तरह मौजूदा हालात में भी वक्फ बोर्ड में जमीयत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वक्फ इमलाक को खुर्द-बुर्द से बचाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे अशखास की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए जो शरीयत और औकाफ का मुकम्मल इल्म रखते हों। महज सियासी शख्सियात को जिम्मेदारियां सौंपने से न ज़रूरतमंदों के मसाइल हल हो सकते हैं और न इमलाक को वक्फ करने का मकसद पूरा हो सकता है। के भी आदमी होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी मुस्लिम हम लोग जैसे भी हैं, तो हमारा अपना ख्याल ज़ाती तौर पर तो ये है कि वहाँ उसके बदले में कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। जितने वफ़ के मुलाजिम हैं यहाँ पर जो मेरे नॉलेज में है वो करोड़पति हो चुके हैं बेच के, चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो। सवाल ये कि वक्फ चीज़ उसकी एक कमेटी पहले बनती थी, कमेटी में हर चीज़ का हिसाब पेश होता था, तो उनको गवर्नमेंट पावर तो दे। अभी एक अपना आदमी बैठा दिया, चाहे जो काम करावें उससे। जमीयत का पहले एक मेंबर रहता था इसमें बाकायदा। पर्सनल लॉ बोर्ड का और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का तो अपना अलग मौक़िफ़ है, और जो उनका मौक़िफ़ है वो उनके अपने उसूल के हिसाब से है, उसको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सियासी लोग जिस तरह से ऐलान कर रहे हैं मस्जिद के बारे में, हमें लगता है कि उलमा इकराम पे छोड़ दें और उलमा इकराम से मिल करके एक बार मशवरा लिया जाए या उनके फतवे का इंतज़ार करें, ना कि सियासी लोग इस तरह के ऐलानात करें जिससे हैजानी कैफियत पैदा होगी। जमीयत या जमीयत के बराबर की जो हिंदुस्तान में तंजीमें हैं, उसमें से वो लोग जो हमदर्दान वक्फ हैं, जिनको वक्फ से हमदर्दी है, जिनको इमलाक से हमदर्दी है, जिनको मुसलमानों की इमलाक से और मुल्क से हमदर्दी है, ऐसे लोगों को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्कूली तालीम के साथ दीनी तालीम और तरबियत की भी अपनी खास अहमियत है। मुस्लिम माशरे के बच्चों के लिए उर्दू और अरबी के साथ मजहबी मालूमात की अहमियत और ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए मेरठ में तिवारी कैंपस वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी के बच्चों के लिए खुसूसी क्लासेस की शुरुआत की है। पेश है रिपोर्ट। लॉकडाउन में स्कूलों के बंद होने के बाद से उर्दू अरबी के साथ दीनी तालीम में भी बच्चों का रुझान पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक ये दायरा घरों तक ही महदूद था। कैंपस में सोसाइटी के जिम्मेदारान ने आपसी ताउन से अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कैंपस में मौजूद मस्जिद में ही उर्दू अरबी की तालीम के साथ मजहबी मालूमात और तरबियत के दर्स की शुरुआत कर दी है। मरकज़ इल्म अदब के नाम से एक सिलसिला शुरू किया है, जिसमें बच्चों की तालीम और उनकी तरबियत और उनको यह हकीकत में जिस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसमें जैसे आप इंटरनेट पे वो मुस्तकिल तौर पे जो है वो वक्त गुजारते हैं, या और दूसरी ऐसी खुराफात है, उनको ख़त्म करने के लिए उन बच्चों की तरबियत हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक ज़िम्मेदार नागरिक की हैसियत से इस मुल्क में वो खड़े हों और माशरे में अच्छा पैगाम जाए और माशरे की जो बुराइयां हैं बड़े होकर ये भी उसको ख़त्म करें। बच्चों को उर्दू अरबी की तालीम के साथ मजहबी मालूमात और नमाज के तौर तरीक़ों की भी तरबियत दी जा रही है। मरकज़ में मस्जिद के इमाम और आलमा तलबा और तालिबात के लिए इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं और ये चाहते हैं कि 100% तरीके से हमारे माशरे में दीन आए और हमारे बच्चे जो हैं इस्लामी तरीके पर ज़िंदगी गुजारने वाले बने और जो ख़राब बातें हैं वो हमारे माशरे से निकलें।
और ये काविश है कि ये सिर्फ ये मरकज़ इल्म अदब के नाम से जो यहाँ हमने शुरुआत की है, काश ये पूरी मेरठ में फैले और मेरठ के बाद फिर आगे भी जाए, ताकि पूरी उम्मत मुस्लिमा को इसका इस्तिफादा और फैज़ हो। अपनी तहजीब का बच्चों को तभी पता चलेगा जब आप उर्दू जानेंगे। उर्दू के ज़रिए अपने इस्लाम और अपनी तहजीब जो हमें अल्लाह ने बताया है रास्ता, उसके अहकामों को पूरा करना है, उसके तरीके पर चलना है। अरबी उसकी और उसका तर्जुमा साथ में याद कराते हैं, और नमाज का तरीका जो औरतों को हम अलग सिखाते हैं, अलग एक जगह बनाई है, और जो बॉयज़ हैं उनको अलग पढ़ाया जाता है। गुज़िश्ता कुछ वक्त से रोज़ाना इस 1 घंटे की क्लास से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। हमने यहाँ पर इस्लामी मालूमात और जो नमाज के तरीके, वज़ू के फ़राइज़ और उस गुस्ल के फ़राइज़ वो सीखे हमने, और हमने सीखे कि नमाज के अदब, नमाज कैसे पढ़ते हैं उसके अदब सीखे हमने। हदीस अदीनुल युस्रुन, दीन आसान है, मिफ्ताहुन जन्नतिस सलाह, जन्नत की कुंजी नमाज है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। बहुत अच्छा लगता है, मुझे पढ़ने में भी बहुत मज़ा आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे दीन की मालूमात होना ज़रूरी है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है पढ़ना तो, और उर्दू पढ़ रहे हैं, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। असली तालीम के साथ दीनी तालीम और तरबियत की अहमियत को पेश नज़र रखते हुए की जा रही इस तरह की कोशिशें मुहज़्ज़ब मुआशरे की तामीर के साथ उर्दू ज़ुबान और अदब के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। नांदेड़ बीजेपी को आज उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब बीजेपी युवा मोर्चा के जिला सदर रविंद्र सिंह पुजारी ने अपने 50 से ज्यादा साथियों के साथ बीजेपी से अलहदगी अख्तियार कर ली और अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वाले लीडरों का इल्जाम है कि किसानों के एहतजाज के बहाने बीजेपी IT सेल सिखों पर मुसलसल काबिल एतराज़ात पैगामात वायरल कर रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश बीजेपी की जानिब से सिखों के खिलाफ दहशतगर्द जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके नफरत की सियासत की जा रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जो किसान आंदोलन शुरू है उसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने कुछ गड़बड़ी फैलाई, पर इसके कारण पूरे सिख समाज पे भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के तरफ से खालिस्तानी, देशद्रोही और आतंकवादी ऐसे लांछन लगाए गए। इससे दुखी होकर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मौलाना नताइज के मुताबिक औरंगाबाद के 25 तलबा और तालिबात ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वालों में मोहम्मद इरफान नमकवाला और निज़ाम मंसूरी भी शामिल है। काबिल जिक्र बात यह है कि ये दोनों रूट्स एंड विंग्स स्कूल ऑफ फाइनेंस नामी इदारे के तलबा हैं। तजुर्बाती तौर पर शुरू हुई इस कोशिश का नतीजा ये निकला कि 7 तलबा को मुफ्त में तमाम सहूलियात फराहम की गई और टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन क्लासेस की बुनियाद पर 7 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से 2 तलबा कामयाब हुए हैं। चंद दोस्तों की इब्तदाई काविशों का नतीजा ये निकला कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे शोबे में रिसाई के राह हमवार होगी। काबिल जिक्र बात यह है कि कामयाब होने वाले इरफान नमकवाला पिछले 6 साल से मुसलसल इम्तिहान में शरीक हो रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। मुश्तरका जदोजहद और मुनासिब रहनुमाई का नतीजा ये बरामद हुआ कि इरफान नमकवाला ने SFM नामी पर्चे औरंगाबाद जिले में टॉप किया है। हम खुद पर हिंदुस्तानी होने के नाते फख्र क्यों करते हैं? क्या हमें मुनफरिद बनाता है? यह आत्मनिर्भर होने की हमारी सलाहियत है। इसका एक सीधा नतीजा इज्जत नफ्स है। नेटवर्क 18 की खास पहल स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC आपके लिए मुल्क भर से अलग अलग कहानियां लाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम हिंदुस्तानी अपने मसाइल को खुद से हल कर रहे हैं। हम सरकार पर मुनहसर नहीं है। हमारी इख्तिराई और हुसूलियाबियों की कहानी बयान करती है कि हमें कौम की शक्ल में कौन है। ये कहानी है कर्लिस फाउंडेशन जैसे NGO की, जिन्होंने कैंसर से जूझ रहे गरीब खानदान के बच्चों के लिए एक न्यूट्रिशन सपोर्ट सर्विस की शुरुआत की और इसके लिए अपने ग्लोबल ट्रेनिंग कॉरपोरेट की नौकरी छोड़ दी। कैंसर से प्रभावित बच्चों के लिए सही पोषण इस घातक बीमारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
कडल्स फाउंडेशन की शुरुआत करीब 2013 में हुई थी। 2013 में जब हमने टाटा मेमोरियल के साथ काम शुरू किया, तब से लेके आज तक हम भारत में करीब 30 से ज़्यादा अस्पतालों में काम कर रहे हैं। कडल्स फाउंडेशन भारत का एकमात्र फाउंडेशन है जो कैंसर से लड़ रहे बच्चों के पोषण पे फोकस करता है। 2019 में कडल्स ने कैंसर के इलाज के लिए लगभग 1.8 लाख बच्चों को मुफ्त पोषण सलाह और सहायता प्रदान की। कडल्स फाउंडेशन का मकसद गरीब परिवारों को कैंसर के खिलाफ उनकी लड़ाई में आत्मनिर्भर बनाना है, खास तौर पर तब जब कोविड-19 महामारी के चलते अस्पतालों में जाना मुश्किल हो गया है। हम आत्मनिर्भर इस तरीके से बन रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि कैसे ये बच्चे जो आज अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, कैसे हम इन तक पहुंच सके। कडल्स फाउंडेशन कैंसर के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और प्रभावित परिवारों को स्वाभिमान से जीने में मदद कर रहा है।